तो फाइनली दोस्तों आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2023 में फिर से एक बार और मौका मिला है वो पास होने का। मतलब कि इस जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 7 ऐसे डाउटफुल क्वेश्चन है जिस पर अगर आप आपत्ति दर्ज करो तो हो सकता है आपका पास होने के चांसेस बढ़ जाए। देखिए, अगर किसी स्टूडेंट के 40 से लेकर 44 नंबर के बीच में आ रहे हैं, वो 1 2 3 नंबर से हट रहा है, ऐसे एग्जाम में फेल हो रहा है 2 3 नंबरों से, तो ये उसके लिए गोल्डन चांस है जिससे वह पास हो सकता है। मैंने अपनी मेहनत से आपके लिए 7 सवाल ढूंढ के लाया हूँ और उनके डाउटफुल जो क्वेश्चन है उनके सवाल और आंसर भी लाया हूँ। आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सारे 7 सवाल आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को अंत तक बने रहे। कैसे आप आपत्ति दर्ज करोगे ये सारा कुछ मैंने अपने पिछली वाली वीडियो में डाल रखा है और डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक भी दे रखा है, आप वहां जाकर इसको देख सकते हो। फाइनली हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से कि कौन सा डाउटफुल क्वेश्चन था। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देख सकते हो, ये हिंदी सेट सी कोड से पेपर से ले रखा है। आपको मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रखा है, ये आप आराम से अपने जो भी क्वेश्चन है उसमें से देख सकते हो। तो मैं चलता हूं इसकी ओर। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार कब दो व्यक्तियों को एक दूसरे का सौतेला रिश्तेदार कहा जा सकता है? तो इसमें जो ऑल इंडिया बार एग्जाम जो आंसर की आई थी तो उसमें ऑप्शन सी बता रहा कि जब एक ही पूर्वज पुरख इनके अलग अलग पतियों की संतान हो। ठीक है, लेकिन सभी जानते हैं कि सौतेला रिश्तेदार या पुत्र किसे बोलते हैं? जब एक ही पूर्वज की अलग अलग पत्नियों के वंशज, मतलब पति तो एक ही हो, उनकी पत्नियां अलग 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 है, उनसे कोई उत्पन्न संतान होती है तो वो एक दूसरे के सौतेले, चाहे पुत्र हो चाहे रिश्तेदार हो, कहलाते हैं। तो यहाँ अपना ऑब्जेक्शन डाल सकते हो। ठीक है, दूसरा जो अपना सवाल है वो है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर हिंदू विवाह के लिए वैध शर्त नहीं माना जाता? तो आप हिंदू विवाह अधिनियम का सेक्शन जब 5 पढ़ोगे, मैंने वो भी इसमें दे रखा है, आप देखोगे ये रहा। जब हम हिंदू विवाह अधिनियम की सेक्शन 5 पढ़ते हैं तो हमें इसकी शर्तों के बारे में बताया जाता है कि विवाह के दोनों पक्षकारों में से न तो कोई वर की जीवित पत्नी हो न वधु का कोई जीवित पति हो। ठीक है, और भी इसमें ऐसी कंडीशन बता रखी है जिसके अपन फाइंड कर सकते हैं कि भाई क्या क्या इसमें शर्त है, लेकिन उसमें ये पूछा है कि कौन सी शर्त नहीं है। तो आप ये भी एक डाउटफुल क्वेश्चन, आप इसकी भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो और अटैच में आप सेक्शन 5 जो हिंदू विवाह अधिनियम है उसका आप अटैचमेंट लगा सकते हो, उसमें अपनी क्वेरी रेज कर सकते हो। आप ये अटैच कर सकते हो जिसमें ये बता रखा है कौन कौन सी इसकी शर्त है, और जो आप बता रहे हो कौन सी इसकी शर्त नहीं। जैसे कि इन्होंने बताया कि पक्षकारों को मिर्गी से पीड़ित नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार आमतौर पर हिंदू विवाह के लिए वैध शर्त, मतलब कि अगर कोई मिर्गी से पीड़ित है तो उसकी शादी करवा देनी चाहिए, लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम कहता है कि नहीं करवा सकते। ठीक है, अब वैध शर्त यह है कि पक्षकारों को प्रतिष्ठित रिश्ते की कोटि के भीतर होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर, पक्षकार को किसी भी प्रकार की प्रतिष्ठित रिश्ते की कोटि में नहीं होना चाहिए। तो आप ऑब्जेक्शन के लिए सेक्शन 5 हिंदू विवाह अधिनियम का ये लगा सकते हो, जहां पर पूरा डिफाइन है कि क्या क्या इसकी शर्तें हैं जो कि मान्य है। ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1) निम्नलिखित प्रदान करती है। तो कहीं लोगों को इसमें क्वेश्चन है कि यार हिंदू विवाह अधिनियम की जो धारा 13 है वो सिर्फ डिवोर्स के बारे में बात करती है। सभी को डिवोर्स जिन्होंने सिर्फ सेक्शन क्वेश्चन 5 का ये तीसरा क्वेश्चन चुना कि तलाक के आधार। मैं आपको एक और बता दूं, आपको फिर से इसमें डाउट है कि जो सेक्शन 13(1) है वो क्या कहती है, तो मैं आपको बता दूं सेक्शन 13(1) क्या बात करती है। सेक्शन 13 कहती है कि विवाह विच्छेद की कार्यवाही में प्रत्यार्थी को वैकल्पिक अनुतोष इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में विवाह विच्छेद की डिग्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए अर्जी पर उस दशा को छोड़कर जिसमें अर्जी धारा 13 की उपधारा 1 के खंड 2, 4 और 6 2, 6 और 7 में वर्णित आधारों पर यदि न्यायालय मामले की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए न्याय संगत समझता है तो वह विवाह विच्छेद की डिग्री, मतलब 13 आ गया, सेक्शन 13 आ गया, बजाय न्यायिक पृथक्करण के लिए डिग्री पारित कर सकेगा। तो यहाँ पर उसने दोनों ही बता दिया, तो इसका ऑब्जेक्शन आप नहीं डाल सकते क्योंकि ये क्वेश्चन फुल्ली करेक्ट है। जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने इसकी आंसर की जारी करी है उसमें जो ऑप्शन बी को सही बता रखा है तो एकदम सही है वो क्वेश्चन, आप इस पे ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 17 के तहत कौन सी समय सीमा दी गई है? तो आप जब टीपीए
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट खोलोगे और उसमें जब सेक्शन 17 देखोगे तो आपको पता लगेगा कि सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों ही उसमें बता रखे हैं। अब यहाँ कई स्टूडेंट ने क्या कर रखा है, यहाँ सी ओके कर रखा है, ठीक है, कि ए या बी जिसकी भी अवधि अधिक हो। तो मैं आपको बता दूं कि टीपीए जो एक्ट है सेक्शन 17 दोनों के बारे में बात करता है, तो इसमें ऑब्जेक्शन में दोनों ही आनी चाहिए, मतलब ए और बी दोनों आनी चाहिए। यहाँ जिसकी भी अवधि अधिक हो ये वर्ड इसमें एडिशनल यूज कर रखा है, तो ये सवाल गलत है। आप इसके लिए ऑब्जेक्शन टाइप कर सकते हो। इसके लिए आप अपने टीपीए एक्ट की फोटो खींचकर उसमें ऑब्जेक्शन में डाल सकते हो, अटैच कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर हुआ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि अक्स धमकी देता है, मतलब कि अक्स धमकी दे रहा है वाई को, उसे पैसे नहीं देगा तो वाई के संबंध में मानहानि लेख प्रकाशित कर देगा, ठीक है। भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार अक्स को उसके द्वारा किए गए कृत्य के लिए निम्नलिखित में कौन सी सजा दी जा सकती है। तो आप अगर आईपीसी सेक्शन 1860 का 499 और 500 सेक्शन देखोगे तो आपको वहां पर सिर्फ 2 साल तक का कारावास अथवा जुर्माना सिर्फ यही देखने को मिलेगा। लेकिन जो आंसर की है उन्होंने इसको 3 साल तक कारावास अथवा जुर्माना बता रखा है। तो आप इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन डाल सकते हो और अपना जस्टिफिकेशन देने के लिए आप सेक्शन 499 एंड 500 ये दोनों की स्क्रीनशॉट आप इसमें अटैच कर सकते हो और बाय मेंशन कर सकते हो कि ये इस तरह से गलत है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए यहाँ मैंने डिफाइन भी कर रखा है कि 499 किसी भी प्रकार की मानहानि के लिए यह है दंड के बारे में अगर प्रावधान करता है तो 2 वर्ष तक का कारावास अथवा जुर्माने का प्रावधान करता है। तो इसमें आप आराम से देखकर जांच कर सकते हैं और इसकी स्क्रीनशॉट फोटो जस्टिफिकेशन के लिए आप अटैच कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है अपना गैर जमानती और संज्ञेय अपराध करने के लिए किसी निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा फिर से गिरफ्तार किया जाएगा। मतलब एक बार किसी निजी व्यक्ति ने उसे गिरफ्तार करा दिया तो मतलब वहां 43 जो सेक्शन है 43 सीआरपीसी की वो लागू हो गई। अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को पुलिस को गिरफ्तार करवाता है तो वहां पर सेक्शन 43 सीआरपीसी का सेक्शन 43 लागू होता है। लेकिन ये कह रहा है कि फिर से गिरफ्तार किया जाएगा, तो फिर जो दोबारा से गिरफ्तार किया जाएगा तो वो सेक्शन 41 में काउंट होगा, सेक्शन 41 में काउंट होगा, ठीक है। आप देख सकते हो कि सीआरपीसी जो सेक्शन 41 है वो की क्या बात करता है कि पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कब करेगी। कई लोग इस वर्ड से कंफ्यूजन हो रहे हैं कि निजी व्यक्ति द्वारा अगर गिरफ्तार किया तो निजी व्यक्ति द्वारा अगर गिरफ्तार किया जाता है तो वहां पर 43 धारा आती, लेकिन फिलहाल उसके बाद की बात आ रही है कि वहां उसके बाद गिरफ्तार किया जाएगा। तो यहाँ पर आप 41 जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने शामिल कर रखा वो बिल्कुल आंसर सही है। आप इसको ऑब्जेक्शन में के लिए मतलब डाउटफुल नहीं बता सकते। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक और नया क्वेश्चन ये मैंने बता रखा है 41 के बारे में कि 41 गिरफ्तारी के बारे में बात करती है और 43 जो बात करती है वो प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी की प्रक्रिया के बारे में बात करती है, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अपराध का संक्षिप्त विचारण नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये जब क्वेश्चन है आप इसको देखोगे तो इस क्वेश्चन में आपको सारे के सारे मिलेंगे, ए बी सी डी सारे कुछ मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी ही गलत है, आगे से ही गलत आया। तो आप इस सेक्शन को देखकर मतलब कि ये आप देख सकते हो कि सेक्शन सीआरपीसी सेक्शन 260 में ये डिफाइन है। इसमें के सारे क्या क्या इसमें बता रहा है आपको पता है कि आईपीसी 504 और 454 भी इसमें डिफाइन है। ये देखिए आईपीसी के जिसमें 504 और 454 504 दोनों इसमें डिफाइन है, ठीक है। और बात कर रहा है अगले 2 वर्ष से अनधिक की अवधि कारावास से और आजीवन कारावास से। तो आपको इसका कौन सा सेक्शन देखना है और कौन सी फोटो अटैच करनी है तो मैं आपको बता दूं। आपको इसकी सीआरपीसी के सेक्शन 260 का सेक्शन देखना है और ये पूरी आपको इसमें फोटो अटैच कर देनी है अपने ऑब्जेक्शन में। तो इन क्वेश्चनों का लाभ आपको आसानी से मिल जाएगा और आपके चांसेस है इसमें पास होने के। अगर आप नियर बाय 2 या 3 नंबरों से आपके नंबर कम आ रहे हैं तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है। आप अपनी आपत्ति दर्ज करो, आप पास हो जाओगे। और इसी प्रकार की और नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर एक नया आने वाला नोटिफिकेशन आपसे छूट ना सके। अभी फिलहाल ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन हर बार एक नया नोटिफिकेशन रिलीज करेगा ताकि विद्यार्थियों को
जितने भी डाउट है वो सभी क्लियर कर दे, ताकि अगर आप लो स्टूडेंट हो और अगर आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दिया है और आप पास होना चाहते हो तो वीडियो में बने रहे, नई आने वाली सूचनाओं से अवगत रहे, ताकि आपसे कोई सूचना ना छूटे और जो भी आपको स्टेप आगे लेना है उसके लिए आप पास हो जाए। तो इस वीडियो में यही कहना चाहूंगा कि इस जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बता रखे उसमें सभी में ऑब्जेक्शन आप डाउट रेज करें, और वो कैसे करने हैं मैंने अपनी पिछली वीडियो में सारा बता रखा है, आप मेरे पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो और मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो मिलते हैं अपने नए अगले वीडियो में एक और नए नोटिफिकेशन के साथ में। तब तक अगर आप मेरी वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते ही जाइए ताकि कोई भी चीज़ आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद।